अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस। तो वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि ये बजट रिलीफ, अवामी फलाह, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने और मुआशी तरक्की के समरात अवाम तक पहुँचाने का बजट है और वो वक्त शुरू हो चुका है जब आम आदमी को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सकेगा। तो जनाब, अगले माली साल का 17,000 अरब रुपए का बजट तो पेश कर दिया गया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद भी दे दी कि अब वो वक्त आ गया है जिसकी हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे और मुआशी तरक्की जितनी भी हुई है अब वो आम आदमी तक पहुंचेगी। हकीकत इसके बहुत बरक्स नज़र आती है। आम आदमी गुर्बत में पिस चुका है, महंगाई में पिस चुका है। लेकिन इस बजट में हुकूमत ने बहुत से इनिशिएटिव्स का ऐलान किया है, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर 4 स्लैब्स में इनकम टैक्स में कमी का ऐलान है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अब ये अल्फाज का गोरख धंधा है, आदादो शुमार में फंसाया जा रहा है या वाकई इस बजट में कोई रिलीफ दिया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सैयद अफजल हमीद साहब, सीनियर नायब आबाद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान, और उसके बाद सीनियर नायब सदर LCCI ज़फ़र महमूद चौधरी साहब। सबसे पहले ज़फ़र साहब, 17,000 अरब रुपए का ये जो बजट है, बड़े बड़े अहदाफ है, इसमें बहुत कुछ अच्छा बताया भी इसमें गया है। सबसे पहले ताजरों की नज़र में और स्पेशली आपकी नज़र में कैसे देखते हैं आप इस बजट को? जी, थैंक यू मिस इकरा। देखिए, बजट जिस तरह आपने अभी फरमाया कि लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, बेसिकली बजट जो पाकिस्तान में पेश किया जाता है वो IMF की सरपरस्ती में ही पेश होता है। उसमें इस वक्त सूबों का हिस्सा निकाल के जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो हमारे पास 11,751 अरब है, जिसमें 8,800 कुछ अरब जो है वो सूबों का हिस्सा निकाल दिया जाए तो 11,751 अरब में 8,054 अरब सिर्फ हमने इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो 69.64% बनता है। अब बाकी बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने खेलना है, उसके अंदर अब जो इन्होंने अहदाफ रखे हैं, जिस तरह इन्होंने अभी हदफ रखा है 15,264 अरब का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जो कि पिछले इस साल में जो करंट ईयर जा रहा है, इस साल में अभी तक हमारे पास 12,000 अरब इकट्ठा नहीं हुआ। तो जो इसमें रिड्यूस करके इन्होंने उस वक्त भी ज़्यादा बजट पेश किया था, रिवाइज़ करके इसको 13,450 अरब पे ले आए थे, जो कि 14,131 अरब का था, और उसको अब रिड्यूस करके वो 13,000 समथिंग पे ले आए, जो अभी भी 12,000 पे खड़ा है। तो वो लॉस भी अपने देखने हैं। उसमें जो बाकी पैसे बचते हैं उसमें 1,000 अरब PSDP है और प्लस उसमें 836 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अब ये एक तरफ आपके एक्सपेंडिचर हैं और आपकी रिसीट वो है जो रिड्यूस होनी है पिछले सालों से भी, इसलिए कि हमने अपनी जो ग्रोथ है ना एग्रीकल्चर के ऊपर बात की है, कोई पॉलिसी लेके आए हैं, ना SME के ऊपर बात की है, ना इंडस्ट्री के ऊपर बात की है। हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर तो कसम खाई हुई है कि हमने बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। हमने सिर्फ कर्ज लेने हैं और उनका इंटरेस्ट कैसे पे करना है, ये एक बैंकिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है जो कि IMF का है। IMF ने कभी अपनी पॉलिसी प्लानिंग के अंदर, प्रपोजल के अंदर ये नहीं रखा कि आपने किस तरह अपनी ग्रोथ करनी है। वो आपको लोन देते हैं और कहते हैं कि आपने ये यूटिलिटी से पूरे करके हमें पैसे दे देने हैं, जिस तरह 1,700 कुछ अरब अभी लेवी पे लगाया जा रहा है। तो ये पॉलिसी बनाना हमारी हुकूमत का काम है कि इंपोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी किस तरह बनानी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी किस तरह। नो डाउट इसमें एक्सपोर्ट में 0.75% इन्होंने रिड्यूस कर दिया है रेट, और उसमें जो है ना बेनिफिट भी होगा, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे ना। 50 लाख तो हमारी हर साल अपनी आबादी बढ़ रही है, तो उस आबादी के लिहाज से कि हमारी प्रोडक्शन और हमारी कैपेसिटी बढ़ रही होती है, हमारे फूड सिक्योरिटी के इशू नहीं है आगे राइज होंगे। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दी है, हमने उस पर कोई बात नहीं की है टैक्स के ऊपर, तो हमें इमीडिएटली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ज़रूरत है जो ये सारा स्ट्रक्चर बनाए कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़नी है, अपने मुल्क के अंदर चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करना है और यूज़ करना है, और फिर हमने एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आनी है और किस तरह करनी है, और एग्रीकल्चर के ऊपर हमने किस तरह चलाना है। अब अभी देखें आपके गन्ना इस दफ़ा 25% प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। स्ट्रैटेजी होगी तो काम होगा ना, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। मेरे साथ ही सर रहिएगा सैयद अफजल हमीद साहब, सीनियर नायब चेयरमैन आबाद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपका। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए तो जायदाद की खरीदारी और फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स को तकरीबन आधा कर दिया है। आप लोग पहल कहते थे कि गुज़श्ता टैक्सेस की वजह से स्टील मिल बंद हो गई। आपके ख्याल में इस हालिया कमी के बाद क्या रियल एस्टेट और तामीराती सनत का जो पहिया है वो पूरी रफ्तार से घूमने लगेगा? आपको लगता है मार्केट बहाल होगी या कुछ मजीद इनिशिएटिव्स हुकूमत को लेने पड़ेंगे? जी शुक्रिया बहुत गुफ्तगू करने का मौका दिया आपने।
अच्छा, इसमें एक बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि फाइलर के ऊपर ये टैक्स जो है वो उन्होंने कम किया है, लेकिन हमारी तो उसमें उनके साथ जो बात थी या जो हम चाहते थे कि नॉन फाइलर के ऊपर भी इस टैक्स को वो उसी पे लेकर आएँ जो फाइलर के लिए। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि वो 30% है इस वक्त। जो 30% टैक्स अगर कोई फाइलर नॉन फाइलर देगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, क्योंकि कोई आदमी जो फाइलर नहीं बनना चाह रहा तो वो नॉन फाइलर की शक्ल में क्यों 30% टैक्स पे करेगा। तो इसलिए ये तो रुझान अगर इस तरह समझा जाए तो वो तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपने फाइलर के लिए उस टैक्स को कम किया है। अच्छा, एक और भी बात समझें कि यकीनन मैं अपनी एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो कि बिल्डर और डेवलपर बिज़नेस के तौर पे है। इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में जो फाइलों की जो सेल परचेस का काम है, तो उस काम का हमें कोई एडवांटेज नहीं है बल्कि डिसएडवांटेज है। हम कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग बनाने का काम या डेवलपर साइड पे वो काम जिसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाए। तो अगर ये इंडस्ट्री चलेगी जिसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं या बिल्डर डेवलपर बिज़नेस कहते हैं, फिर तो इसका फ़ायदा होना है। और उसके लिए गुज़िश्ता दिनों हमें गुज़िश्ता यानी कि 3 साल से तो गवर्नमेंट को जो कुछ हम हुकूमत को कह रहे थे वो उन्हें नहीं समझ आ रही थी बात, लेकिन लगता है कि पिछले 3 और 6 माह के दरमियान जो ये गल्फ़ की सूरत हाल पैदा हुई है उसमें उनके कुछ रुझानात बने हैं कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ भी देना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना भी चाहते हैं। और उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप एक और तरह से समझें, उसके चलने के जो फ़ायदा है कि हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, यानी कि ख़ास तौर पे 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका पहिया चलना शुरू हो जाता है और इसका बर्रास फ़ायदा एक आम आदमी को पहुंचता है। यानी कि अगर उसको घर बनाना है, उसको घर हासिल करना है या उसको मकान या उसको कोई अपार्टमेंट, तो ये एक बर्रास इसका रिलीफ जो है ना वो किसी ख़ास इंडस्ट्री को आप नहीं दे रहे, इसका रिलीफ एक आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा सजाद सैयद साहब ने भी, चेयरमैन पाशा हैं ये। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। आईटी सेक्टर की बात करें तो आपकी जो इनकम टैक्स छूट है और जो मराहत थी उसे 2029 तक बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। और आईटी सेक्टर की एक शिकायत हमेशा रही है कि पॉलिसी का तसलसल नहीं होता, पॉलिसी प्रोलॉन्ग नहीं होती। सो ये 3 साल की जो तोसी इंडस्ट्री में तवील मुद्दती प्लान है, आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, आप लोगों के लिए तरक्की का बायस बनेगी, या फिर आप लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, थैंक यू वेरी मच। हम जी गवर्नमेंट के फ़र्स्ट ऑफ ऑल मशकूर हैं कि 3 साल की उन्होंने हमें पॉलिसी में एक्सटेंशन दी। हम एक्चुअली तो 10 साल की मांग रहे थे। अच्छा। बट 3 साल इज़ गुड, बट इट्स नॉट उतना एडिक्वेट नहीं है जितना हम चाह रहे थे। उसकी सिंपली वजह यह है कि जी जब भी आप आईटी के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर डेवलप करते हैं, और आजकल एआई का ज़माना है और जो कंपनी ज़्यादा बड़ी होती हैं वो प्रोडक्ट्स में होती हैं, सो तकरीबन 2 सर्विसेज के अंदर जो अगर बिजनेस आईटी बिजनेस में आए तो आपके 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं जी। पर अब इंडस्ट्री जो है हमने सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जानी है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस किस्म के प्रोडक्ट्स बने हमारे यहाँ। और अगर हमने वो करना है तो प्रोडक्ट बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं और उसको एक्सटेंड करने में इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अगर हम इस एरिया प्रोडक्ट्स के एरिया में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 5 या 5 साल से ज़्यादा की हमें जो है वो रिक्वायर्ड है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हो। सो ऑल्दो 3 इज़ गुड फॉर आवर सर्विसेज सेक्टर, बट फॉर प्रोडक्ट सेक्टर एटलीस्ट हमें 5 साल की ये होनी चाहिए जी, बिकॉज उसके बाद ही जो मोनेटाइजेशन होती है, और अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करें तो तकरीबन 5 साल तक ही आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है। बिल्कुल सही। सो वी वुड एक्सपेक्ट कि कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके हम इसे एटलीस्ट 5 साल तक तो कर पाएंगे जी। बिल्कुल सही। मेरे साथ ही रहिएगा। इकरामुल हक साहब माहिर मौशी अमूर भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक फ़ीकस आमदनी 9% इजाफे के साथ $1901 तक जा पहुंची है। अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि दुरुस्त तादाद-ओ-शुमार है, क्योंकि आप खुली आंखों से देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, महंगाई जो है पाकिस्तान में वो इतनी ऊपर सतह पर है कि अब आम लोग तो बिल्कुल गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से पेट्रोलियम लेवी
का जो हदफ रखा है वो भी 1727 अरब तक दिया है। तो इसका ये इंडिया दे रहे हैं कि शायद इनका कोई इरादा नहीं है कि ये पेट्रोल की कीमतें खातर नीचे लाएंगे। अगर नहीं लाएंगे तो फिर तो कोई भी चीज़ का आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, तकरीबन हर चीज़ ही लोग महंगी कर देते हैं इस वजह से कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। किसानों पे इसका क्या असर होगा, और उनके यहाँ भी डीजल काफ़ी इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो एनर्जी का मसला जो था वो किसी सूरत भी हल नहीं हो पा रहा है, वो कीमतें बहुत ऊपर हैं। और मुझे लग रहा है कि ये स्टेट बैंक जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करेगा अनाउंस अभी, तो उसमें भी ये इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए और शायद 1-2% ना बढ़ा दे। कि IMF ने ये इंडिया दिया है उनको कि आपकी पोजीशन काफ़ी वल्नरेबल है, तो आप इंटरेस्ट रेट को कम, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होती इसलिए भी नज़र नहीं आती कि टैक्सेस हमने बेजा लगाए हुए हैं और उसकी वजह से भी जो है वो कॉस्ट पुश होती रहती है। ज़ाहिर है जब टैक्स किसी को लगता है तो आगे पास ऑन करेगा, फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाएगा। और भी देख लें कि इनकम टैक्स में 127 पेज की रिटर्न बना दी है, एक तरफ 1% देना चाह रहे हैं दुकानदारों को, वो कितने आएंगे नहीं आएंगे। और ज़ाहिर है जो टैक्स भी किसी को बेयर करना पड़ता है वो फिर कंज्यूमर पर ही पास ऑन कर देता है। और सही मायनों में डायरेक्ट टैक्स हम लगा पाए भी नहीं कभी, विद होल्डिंग भी इनकम टैक्स में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बेस्ड ही हैं। तो अगर एनवायरनमेंट आप अच्छे नहीं करेंगे, तो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर नई नौकरियां भी नहीं निकल रही। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि बेशक IMF के प्रोग्राम है, लेकिन IMF इस बात से तो आपको मना नहीं कर रहा है कि आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं जहां लॉन्ग टर्म लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में करेंगे तो फिर बाहर के लोग भी आएंगे। अगर वो देख लीजिए ना वन विंडो का मसला हल हुआ, ना SIFC के जरिए मसला हल हुआ, क्योंकि वो ज़्यादातर डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर कितना मुतमईन है, और वो बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा है। और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल कम होती जा रही है, और उसमें कुछ कसूर एनर्जी का है, कुछ टैक्सेस का है। बिल्कुल, ये जो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ज़फ़र महमूद साहब, बरामदात में 6% कमी के साथ कुछ 27.9% अरब डॉलर हैं। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी तरसीलात ज़र में अगर मुसलसल इजाफा हो रहा है तो बरामदात में इजाफा क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा? और फिर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि लोग एक्सपोर्ट्स के ज़रिए पैसा वहीं पार्क कर देते हैं, फिर तरसीलात ज़र की शक्ल में वापस ले आते हैं। हरगिज़ नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बड़ी हाई है, यूटिलिटीज़ बड़ी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो कम्पिटिटर हैं हमारे, और टैक्सेस बड़े हाई हो गए हैं। अभी आप देखेंगे जी 12,000 अरब पूरा नहीं हुआ तो 15,000 अरब से ज़ायद का अभी फिर उन्होंने टारगेट रख लिया है, तो 3,000 अरब कहाँ से पूरा होना है? तो टैक्सेस तो 65-70% पे चले गए। अब दूसरी तरफ आप अभी जो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि SIFC जितना मर्जी जोर लगा ले, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी देर तक आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 80% लोकल इन्वेस्टमेंट होती है तो 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। पूरी दुनिया में ये एक स्टेटस इसी तरह चलता है। और अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को, FDI को, तो उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमने लाहौर चैम्बर ने 6-7 पॉलिसीज डिस्कस की थी, अभी भी हम पॉलिसीज देने को तैयार हैं। एक एक्सपोर्ट बेस FDI हमें लेनी चाहिए, जॉइंट वेंचर FDI के आप जो हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके उनको एक्सपोर्ट बेस पे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और उसके अगेंस्ट उनको एक्सपोर्ट करें। वो पॉलिसी हम देने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ आना नहीं चाह रही। अब देखें जो आपकी एक्सपोर्ट है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। 50 लाख तो आपकी आबादी हर साल बढ़ रही है, आपकी लोकल डिमांड उतनी है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगवाते हैं, उसकी 6-7% वैल्यू एडिशन करके फिर उसी को आप बाहर बेचते हैं, तो आप और उसके ऊपर आपकी इतने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बाकी चीज़ें इतने हाई हैं कि हम कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं और हमारी कैपेसिटी बढ़ ही नहीं पाती है और फिर प्राइसेस भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप इम्पोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी लेके आएँ कि जो आप इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल लगाते हैं उसकी एक सब्सिट्यूट पॉलिसी अनाउंस करें जिससे लोकल रॉ मटेरियल बने और कॉस्ट रिड्यूस हो। फिर यूटिलिटीज़ के ऊपर आप रिड्यूस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आएँ। और फिर सबसे बड़ी हर्डल्स जो आपके एक यहाँ पे एक 25 मैक में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, किसी मुल्क की इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती जो मुल्क ट्रेड बेस्ड इकॉनमी बन चुका हो और प्रॉपर्टी स्टेट बन चुका हो। आपको अगर रिलीफ देना था तो आपको चाहिए था कि आप 1 कनाल 2 कनाल के लोगों पे घरों के ऊपर रिलीफ देते। आपने
ओवरऑल रिलीफ दे दी है प्रॉपर्टी को, तो इंडस्ट्री में पैसे कौन लगाएगा? इंडस्ट्री में इतनी मेहनत करने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद, इतनी हाई कॉस्ट के बाद आपको 10% नहीं बचता, तो आप सुकून से एक इन्वेस्टमेंट करें और 6 महीने बाद उसको आपने डबल नहीं होगी तो हाफ तो बढ़ जाएगी ना। तो इतनी बर्डन इतना कौन लेगा? तो जिस मुल्क में आपने इंडस्ट्री चलानी होती है उस मुल्क को प्रॉपर्टी स्टेट नहीं बनाया जा सकता, उस मुल्क को ट्रेड बेस इकोनॉमी नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, और ये पॉलिसी नहीं आ रही कर रहे हैं। अफजल हमीद साहब से भी उनका मौक़िफ़ सर इस पे जान लेते हैं। अफजल हमीद साहब, ये जो सुपर टैक्स के पहले 6 स्लैब ख़त्म करने और शराय 10% से कम करके 8% तक करने की तजवीज़ है, आपके जो तामीराती शोबे हैं इसमें बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट डीलर्स को इस टैक्स से कितना फ़ायदा पहुँचेगा? और फिर ये वाला तासुर जो उभर रहा है कि आम शहरी के बजाय एक बार फिर से रियल स्टेट के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा? अच्छा नहीं, मेरा तो ख्याल नहीं है कि इस तरह से जो है वो किसी बड़े आदमी को या आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, बड़े आदमी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। देखें, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान है। अगर आपकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इंडस्ट्री को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के नतीजे में आप रिज़ल्ट ये ले रहे हैं कि देखें इस वक्त तकरीबन जो है ना 14 लाख 14 मिलियन घरों का शॉर्टफॉल है। कराची समेत पूरे मुल्क में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग किराए के घरों में रहते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट यह है कि 50% जो हमारी आबादी ख़ास तौर पे कराची में या बड़े शहरों में वो कच्ची आबादी की शक्ल में जो है वो तब्दील होती जा रही है। कच्ची आबादी का मतलब यह है कि मतलब वो रेगुलेट इलाका नहीं है, ना वहाँ पे एड्रेस होता है किसी का, वो स्लम्स बनते हैं। तो अगर आप पूरे मुल्क को स्लम्स की शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं तो यकीनन फिर कोई पॉलिसी आपकी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक और भी बात है कि एक और बात समझें कि बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए या रियल इस्टेट बिज़नेस के लिए कि कोई बहुत ऐसी पॉलिसी आई है कि जिससे जो है वो सिर्फ उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम है, ऐसा नहीं है। और इसमें हमारी डिमांड तो ये है कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यानी कि स्टील तकरीबन 2,60,000 रुपये टन है, सीमेंट इस वक्त तकरीबन समझ लें कि 1,500 रुपये का बैग है, और यही जो रॉ मटेरियल की शक्ल में सीमेंट हमारा एक्सपोर्ट होता है, यानी कि क्लिंकर की शक्ल में। और जब वो जिस मुल्क में ये हो रहा है वहाँ पे यही बैग 700-800 रुपये का है, और हमारे मुल्क में जो ना ये बैग जो है 1,500 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह स्टील जो है वो 1,60,000-70,000 रुपये का दूसरे ममालिक में है, और हमारे यहाँ 2,60,000 का। हमारा कहना ये है कि अगर आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है ना वो भी कम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी तो चाहे कोई आदमी अपना ज़ाती घर बना रहा हो या बिल्डर या डेवलपर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, उससे वो घर ले रहा हो, दोनों शक्ल में उसको एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना वो मिलेगी। तो अच्छा, असल बात एक और भी है ना, देखिए क़ुव्वत ख़रीद तो हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है। मेरी एक बात और समझ में नहीं आती कि इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में जो हम GST ले रहे होते हैं वो 18% से नीचे क्यों नहीं आता। यानी कि अगर इसको आप 5, 7, 8% का 10% के अंदर सिंगल डिजिट में लेकर आएँ तो लोगों के जो लोग जो अपने खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, उसमें अगर उसको 5-7%, 8% बचना शुरू हो जाए, उसकी सेविंग होनी शुरू हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस करेगा ना, यानी कि दोबारा जो है वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा देखें हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ना वो इस वक्त $1,900 है। वो पर कैपिटा इनकम ये हमारे यहाँ 20 साल पिछले 15-20 सालों में बढ़ने के बजाय कम हो रही है। दूसरे ममालिक में नहीं, वाकई वो तो आपकी बात सही है। आम आदमी की जो इनकम ही है वो उससे तो नया घर भी बनाना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ ही रहेगा सैयद अफजल हमीद साहब। मुस्तफ़ा सज्जाद साहब, IT सेक्टर में जो आपको FTR के तहत रियायती टैक्स मिलता था उससे कंसिस्टेंट रखा गया है। इस ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि हर सेक्टर में टैक्स नेट को हुकूमत बढ़ा रही है, ये खसूसी रायत मिलना IT इंडस्ट्री के लिए आप कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं, और वाकई हमारी IT बरामदात में इससे इजाफा हो सकता है? आर यू एक्सपेक्टिंग दिस? जी एब्सोल्युटली, वी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर कंटिन्यूइंग दैट। और हमने देखा है जी पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन 20% ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ हुई है IT इंडस्ट्री की, एंड वी वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रैजेक्टरी। और दूसरा IT इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी है जी, हमारी एक्सपोर्ट्स में वी आर अबाउट 70% ट्रेड सरप्लस। सो ना सिर्फ हम एक एक्सपोर्ट हैं, बहुत प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कुछ नहीं होती। सो दैट इज़ अ मेजर इम्पैक्ट कि हमारी डॉलराइजेशन, और अगर हमें डॉलर को अट्रैक्ट करना है
सो हम जो हैं आईटी इंडस्ट्री इज प्रॉब्ली द शॉर्टेस्ट पाथ टू दैट। बिल्कुल सही। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री का एक और बड़ा डायनामिक है जी कि ना सिर्फ हम वी आर एन एनेबलिंग इंडस्ट्री, सो ना सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। और अगर आपने इस बजट में एक और चीज़ भी नोटिस की हो कि बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को इन्होंने किया गया है कि हर जगह हर चीज़ डिजिटल होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको डिजिटली अपलोड करनी पड़ेंगी। सो एक गवर्नमेंट की पुश है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अगर ग्लोबली compete करना है तो उनको भी डिजिटाइज होना पड़ेगा, उनको उस एफिशिएंसी के लिए भी आईटी का बहुत मेजर रोल है फॉर आवर नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो इसलिए और ऑन टॉप ऑफ दिस वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ यूथ, और जो हमारा यूथ बल्ज है उसको हैंडल करने के लिए बहुत फील्ड भी मौजूद हैं और बहुत से ऐसे हमारे पास फील्ड्स मौजूद है जहां पर फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि जब पेपाल और इस तरह की सर्विसेज की बात होती है वो सिर्फ अभी डॉक्यूमेंटेड तक है, उसके ऊपर कोई नहीं हुआ। चेयरमैन आबाद जो रियल एस्टेट सेक्टर से हमें रिप्रेजेंट करते सैयद अफजल हमीद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, और इकरामुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हक साहब भी। उससे पहले जफ़र महमूद साहब, सर मुझे ये बताइएगा, टैक्स बेस बढ़ाने की हर बजट में ये बात होती है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाना चाहिए। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम आई, एक तरह से 2 स्कीम थी, आप लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं? नाम बदल दिए गए लेकिन बहरहाल काम तो एक ही है। सो आपकी ताजर कम्युनिटी से सेटिस्फाई है? एक लॉन्च की थी उसमें बड़े फ्लॉज थे, उसको री लॉन्च करने की ज़रूरत है कि आप सिंगल पेज के ऊपर लेके आएँ, लोगों से कहें कि 1000 या 2000 फ़ी रखें, आप खुद को रजिस्टर्ड करें और उसके लिए मोटिवेट करें चैम्बर्स के थ्रू बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि लोग उसके लूप होल ख़त्म करके डिजिटलाइजेशन के बगैर ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि फ़िक्स टैक्स के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी लोगों को है, लेकिन हम समझते हैं कि अच्छी बात है, टैक्स नेट में लोगों को आना चाहिए। जो जिस तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी जो 27,000 इस वक्त एम्प्लॉई हैं, जिसमें से 20,000 का काम ये था कि मार्केट में जाकर लोगों से पैसे लेना, वो दूर करने की कोशिश है और ये इसके ऊपर फिक्स टैक्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उसमें इनको चाहिए कि क्वार्टरली टैक्स लें और छोटी उनको स्टेटमेंट करें और वो 5,000 10,000 की स्लॉट्स बना के उनसे लें, ताकि वो लोग उसमें खौफ ज़्यादा ना हों। लोगों को खौफ ज़्यादा करने की बजाय उनको एक कॉन्फिडेंस दें और उनको कहें कि भाई हम आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, जो आ जाएगा टैक्स नेट में उसका खून नहीं निकालेंगे, उसको इसी के ऊपर रहने देंगे ताकि वो कंटिन्यूटी वो रहे। और डिजिटलाइजेशन को रीलॉन्च करने की जरूरत है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बिल्कुल उस पर काम आप करते हैं। मेरे साथ ही सर मौजूद रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और हम बजट पे बात कर रहे हैं जो आज पेश कर दिया गया है। टैक्स कलेक्शन की बात होती है, पर कैपिटा इनकम की बात होती है, टैक्स स्लैब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन आम आदमी के लिए इस बजट को समझने में भी कोई 1-2 दिन लग जाएंगे, बिकॉज खुशी तो बहुत होती है लेकिन कि टैक्स स्लैब्स कम हो गई हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये आपकी जेब से निकालने के बाद आपको 10 रुपये वापस दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है मुबारक हो जनाब, बहुत बचत हो गई और बहुत रिलीफ दिया गया है आपको। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे माशिया डॉक्टर हाकान नजीब साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सवाल तो सर बहुत ज़्यादा है इस बजट को लेकर, लेकिन मैं वज़ीर आज़म की बात आपके सामने कोट करना चाहूँगी। वो ये कहते हैं कि ये बजट रिलीफ, अवामी फलाह, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का बजट है, मौशी इस्तेहकाम के समरात का बजट है। सो सर अगर हम इसको कुज़े में बंद करें, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? तो इकरा साहब, बात इस तरह से है कि पाकिस्तान ने ना एक बड़ी हार्ड वन स्टेबिलिटी देखी है पिछले 4 साल में। उससे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले पॉइंट आउट हुआ था, उसको इस बजट के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले 4 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के, वो एक हार्ड वन स्टेबिलिटी इस तरह से है कि उसने पाकिस्तान की सबसे बढ़ के इन्वेस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, a very heavy dose of taxation on the corporate side, on the personal income tax side, withholding tax regimes, presumptive regimes, on real estate transactionally, not the capital gains. तो ये हमने पिछले 3-4 साल में देखा है। पाकिस्तान की अफरात ज़र के मुताबिक 78%, मतलब 100 रुपए की चीज़ 178 रुपए पे चली थी। आपकी क़ुव्वत खरीद जो थी वो 100 रुपए की जो आपके पास बाइंग पावर थी, 4 साल बाद वो 56 रुपए है। This is where you had to start correcting what had been done over the last 3-4 years. अब इसकी correction में it is true, I will say कि directionally it is moving to correct
चाहे वो कॉर्पोरेट पे जो पूरा टैक्स था, सो बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये कहा कि उस पे जो सुपर टैक्स है, मैं हमेशा कहता था कि सुपर टैक्स ये ये जब पहली दफ़ा लगा तब भी मैं समझाता था टेबल पे, इसका मतलब होता है कि एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कहीं आ रहे हैं, उन एब नॉर्मल प्रॉफिट्स को जाके डील करने के लिए हम एक सुपर टैक्स लगा देते। और ये ऑस्ट्रेलिया में हमने लगाया था ऑन द माइंस एंड मिनरल्स, दिस वाज द सेम थ्योरी, उसको हमने पार्ट एंड पार्सल बना दिया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 500 मिलियन तक ख़त्म कर देंगे और ऊपर 8% कर देंगे और कुछ ENP, फर्टिलाइज़र, बैंकिंग इन पे छोड़ देंगे। इसी तरह 22 लाख से ऊपर की इनकम है, डायरेक्शनली अगेन सही बात है, स्लैब्स की ओवरऑल हो जाएगी। बट ये भी याद रखिए, ओवरऑल अगर इस दफ़ा 650 अरब जाएगा ना इनकम टैक्स में, अगले साल इससे ज़्यादा ही जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन होगी, कुछ लोग नए स्लैब्स में जाएंगे, कुछ की सैलरीज चेंज होगी। सो ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बट सम पीपल अबव द 22 लाख रुपीज़ अ ईयर विल फील कि इस तरह हो। सो डायरेक्शनली ये भी बात सही है। इसी तरह जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस आपने उठाए हैं रियल एस्टेट पे, ये ठीक है, इस वजह से ठीक है कि पाकिस्तान में हमें कैपिटल गेन्स की तरफ जाना है। सो द बजट हैज़ डायरेक्शनली, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती, मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। इसी तरह मेजर जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है टैरिफ पॉलिसी के अंदर, वो कंटिन्यू करेगी। कुछ सेल्स टैक्स की भी रिलीफ्स हैं जो अगर डीपर देखें तो आपको दिखाई देंगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बिजनेस क्लास पे उठाना, आई कांट अंडरस्टैंड, कोई वजह होगी जो उठा दिया, चलें थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कोई वजह होगी। इसी तरह कुछ केमिकल्स हैं उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। सो EV की जो CKD है उसकी एग्जेम्पशन को 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। IT की जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ा दिया गया है। सो डायरेक्शनली आप कह सकती हैं कि ये बिल्कुल इन द राइट डायरेक्शन है, बट द पॉइंट इज कि ये भी याद रखिए कि ये उस इकोनॉमिक सर्वे के बाद है जिसमें एम्प्लॉयमेंट कई दहाइयों की हाईएस्ट सतह पर है। सर, लेकिन उस सर्वे में हमें ये भी तो बताया गया है कि 8,500 रुपए माहाना कमाने वाला गरीब नहीं है, तो ये क्या गरीब की सही तारीफ है? इस हिसाब से तो पाकिस्तान के 29% लोग गरीब हैं। ये हालात कितने भयानक है? 8.5 से जो ऊपर है, जो मसलन $2.5 ये बनता है, जो $3.5 वाला ब्रैकेट आई थिंक वर्ल्ड बैंक लेता है, वो ये कहता है कि 44% लोग गरीब हैं। सो हम ये जो बजट प्रेजेंट किया है, हमने इस तनाजुल में ये बजट प्रेजेंट किया है कि हम इतनी जो मुल्क की स्टेबिलिटी है which has led to so much of discomfort on manufacturing 17%, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, 17% इकोनॉमी के हुजम का हुआ करती थी, आज मतलब 8-10% रह गई है। सो हम इस इस तनाजुल में, और मैंने आज ट्वीट भी किया, आई यूजुअली डोंट ट्वीट नेगेटिव, बट जीनी कोएफिशिएंट जो इन इक्वालिटी बताता है वो भी 2018-19 में मेरा ख्याल 28 था, वो भी बढ़ के 32 हो गया। सो इस तनाजुल में जो बजट आपने पेश किया है वो डायरेक्शनली ठीक है, मैं बार बार कहूँगा, बट क्या वो आपको $60 अरब जो 2028 का अथॉरिटीज का टारगेट है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे जरूर 1% उठाया है एडवांस टैक्स और 1.25% किया है, वो एक्चुअली टेक्निकली ज्यादा बन जाएगा, वो भी मैं उस पर लिखूंगा तो समझ आ जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। मेरे जी 60 अरब पे ले जाएगा? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ ही रहिएगा। ज़फ़र साहब, ये हकान साहब भी जो बात कर रहे हैं, सर टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो सनतकारों का तो हमेशा से गिला रहा है कि हमसे सब ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इस बार टैक्स को कम किया गया, सुपर टैक्स आपके लिए ख़त्म किया गया, फिर रिवायती तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए तो रिलीफ भी सनतकार लेते हैं लेकिन पैसा बाहर पार्क कर देते हैं। मैडम, लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। आप ये बताएं कि आपने इस साल जो करंट ईयर है इसमें 12,000 अरब का टैक्स कलेक्ट नहीं किया और आपने 15,264 अरब के टैक्स लगा दिए हैं, तो क्या टैक्स कम हुए हैं? अल्टीमेटली आप देखेंगे तो एक तरफ रिलीफ नज़र आ रहा है, वो एक मखसूस तबके को, तो टैक्स तो लगे हैं। ये कौन कहता है कि टैक्स नहीं लगे? आपने पिछला जो डिक्लेयर किया था उस वक्त 14,131 अरब, फिर उसको रिड्यूस किया 13,430 अरब पे, फिर वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप उससे तो ऊपर चले गए, तो टैक्स तो आपने लगाए हैं। अब टैक्स पहले ही
61% था, अब 65-70% पे स्लैब चली जाएगी जो कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये बात गलत है कि टैक्स नहीं लगे हैं। हम नहीं कहते कि टैक्स ना लगाएं, इसलिए कि छोटी सी इकॉनमी है, इसमें आपने 7020 अरब जो है उसमें से 161 अरब आप निकाल दें अगर प्राइवेटाइजेशन के, तो बाकी जो है तकरीबन 6859 अरब तो आपने अभी भी लोन लेके पूरा करना है इसको। तो आपने डेली का 13-1400 अरब लोन लेके तो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन से निकल के आप कम से कम प्रोडक्शन कैपेसिटी की तरफ जाएं। इस मुल्क में जिस दिन हुकूमत को ये समझ आ गई कि भाई ये कर्जों से नहीं मुल्क चलना, ये टैक्सों से मुल्क नहीं चलना, ये मुल्क चलना है इकोनॉमी को तो वाइड करने पे, तो उस तरफ कोई नहीं आता, उस तरफ आता ही कोई नहीं है। तो ये जो आपने अभी आपने जो हर चीज ओपन कर दी है, अब कौन इंडस्ट्री लगाएगा, 22 महकमों को फेस करेगा, फिर करप्शन को फेस करेगा। आपका 15,000 अरब का जो इस वक्त टैक्स लगा है, 18-20 अरब की करप्शन है, उसको कौन फेस करेगा और इंडस्ट्री लगाएगा? लोग आराम से मैडम जाएंगे उस पे, ये प्रॉपर्टी पे। मेरे साथ ही मौजूद है। इससे पहले कि मैं मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ आऊँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं हकान साहब से एक छोटा सा एक और सवाल कर लूँ। हकान साहब, ये जो बात कर रहे हैं टैक्सेस वाली, बिलावल साहब ने भी आज FBR को लेके खासा रगड़ा है। उन्होंने कहा इसको तो बंद करें और सूबों को दे देंगे मामलात। ये जो 15,274 अरब रुपए टैक्स हदफ कर दिया है, पिछला पूरा नहीं होता अगला हम बढ़ा देते हैं, इज दैट वायबल इनफ कि ये कलेक्ट भी हो जाए? 12,980 अरब का रिवाइज टारगेट है, और उधर से जब आपने ये 15,260 का लेके जाना है तो आपको 400 से 800 अरब के दरमियान नई टैक्सेशन करना पड़ेगी, बाकी ग्रोथ में से आ जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि देयर आर न्यू टैक्सेस, वो चूँकि लोगों को जब तक जिसको हम कहते हैं हमारा फाइनेंस बिल पढ़ नहीं लेंगे तो समझ नहीं आएगी। मैं थोड़े से बता देता हूँ कि क्या टैक्स मेजर्स हैं जो इम्पोज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जो मिनिमम टैक्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, डीलर्स पे और होलसेलर्स पे, वो 0.25 था, उसको इंक्रीज करके 0.5 कर दिया गया है। सो बिल्कुल ये बात सही है। withholding tax on income of digital content. Digital content was out of this. So media influencer, इकरा आप पे टैक्स लग गया है। सो जो डिजिटल कंटेंट बनाते हैं उन पे टैक्स लगा गया है। हायर विदहोल्डिंग रेट्स ऑन सर्टन सर्विसेज जो हैं वो भी आई हैं। फिर जो हमारी हायर पेनल्टी फॉर नॉन बिल्कुल सही। सो जस्ट टू थिंग्स, कुछ सेल्स टैक्स के भी मेजर्स हैं, कुछ FED के भी हैं। बिफोर आई गो आई मस्ट से सम, देखिए अभी भी वक्त है, आपको ना डीपन करना पड़ेंगे जो भी काम किए हैं, फाइलर नॉन फाइलर को निकालें। दो चीजें बजट में मिसिंग हैं इकरा। वन, देयर इज नो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दैट वी हैव सीन, देयर इज नो PSDP रिफॉर्म दैट वी मस्ट सी, बिकॉज दैट इज वेयर लोगों को महसूस होता है कि हुकूमत का हुजम कम हो रहा है और डेवलपमेंट बजट एक्चुअल में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रूव कर रहा है। सही। हकान साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरे साथ जो मौजूद है चेयरमैन पाशा, IT को बहुत सर आप अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्तफ़ा साहब। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप लोगों के लिए तो टैक्स एक सफ़र हुआ है IT वालों के लिए, लेकिन क्या वाकई ये बजट पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब लाने के लिए, IT को फ़रोग़ देने के लिए बहुत शानदार बजट है, या सिर्फ चंद कंपनियों को खुश करने का सोर्स है? नहीं, एब्सोल्युटली चंद कंपनियों के लिए नहीं। हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली जी, वी आर जस्ट कनेक्टेड एट द हिप। सो हमारे जो भी पॉलिसी होती है, इट इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट द एंटायर इंडस्ट्री। इस वक्त जो FTR की हमें एक्सटेंशन मिली है 2020 से 3 साल के लिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। बट वी वर होपिंग एटलीस्ट फॉर 5 years, विच हमें 3 भी दे दिया, ठीक है, हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री को फ़ायदा हो गया, प्रोडक्ट्स वालों को इतना नहीं हुआ। बट उसके अलावा जो बाकी हमारा, अगर आप इसको क्लब करें, जो इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट्स की ओपनिंग की है फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज, वी बिलीव दैट इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी यूजफुल इन अट्रैक्टिंग कैपिटल इनटू पाकिस्तान। ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा सर। कतई कलामी की माज़रत, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को मज़ीद बढ़ाते हैं। तो पिछले साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 10.1% इजाफा तो हुआ, लेकिन अब भी जो टारगेट रखा गया है वो बहुत ज़्यादा है। देखना पड़ेगा कि ये टारगेट FBR पूरा भी कर पाएगा या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।